नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बारिश के मौसम में भेड़ बकरियों की देखरेख। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय कब और कैसे प्रारंभ किया जाए। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी लाए हैं मधुमक्खी पालन की शुरुआत करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण उपकरणों की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं नौणी सोलन के कीट विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा का। मौन पालक भाइयों, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी की प्रजाति और स्थान का चयन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बारे में मौन पालक को जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे वो शहद का अधिक उत्पादन कर सके। तो इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। अगर कमर्शियल बी कीपिंग करनी है, विशेषकर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, तो हमें एपिस मेलिफेरा के साथ मधुमक्खी पालन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दें, जो हमारी एपिस मेलिफेरा है उसमें शहद उत्पादन तो ज़्यादा है, लेकिन जहाँ मधुमक्खी पालन हम विदेशी मधुमक्खी के साथ करने वाले हैं, वहाँ पर हमें स्थानांतरण भी करना पड़ेगा मधुमक्खियों का, और साथ ही साथ उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहाँ पर जो शहद पैदा करने वाले वृक्ष हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हो। अन्यथा हम इस मधुमक्खी पालन को विदेशी मधुमक्खी के साथ सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको चयन करना है कि किस प्रजाति के साथ आप मधुमक्खी पालन करेंगे, किस लेवल पे आप मधुमक्खी पालन करेंगे, छोटे स्तर पर, मध्यम स्तर पर, एक ही स्थान पर रख के, या आप इसको कमर्शियल स्केल पे ले जाएंगे जहां आपको स्थानांतरण जो है मौन वंशों का वो अनिवार्य हो जाता है। मौन पालक भाइयों, मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे इन उपकरणों का इस्तेमाल करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं इन उपकरणों की कार्यविधि और इन उपकरणों के बारे में। अब उपकरणों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा मौन गृह है। तो मौन गृह और मधुमक्खियां, वो तो आपको कहीं से उचित स्थान से स्वस्थ मौनवंश और एक स्वस्थ और युवा रानी वाले जो मौनवंश होते हैं उनको खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अब बी ब्रीडर्स बने हैं। एक हमारा नेशनल बी बोर्ड भी है जो बी कीपिंग को सपोर्ट करते हैं, तो उनके द्वारा भी, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है हमारे हॉर्टिकल्चर, कुछ जगह एग्रीकल्चर भी हो सकता है, तो वो लोग भी बी ब्रीडर्स उन्होंने रजिस्टर कर रखे हैं। तो मौन पालन के लिए भी एक स्वस्थ मौनवंश या और स्वस्थ रानी के साथ जब आप आरंभ करते हैं और उचित समय पर आरंभ करें, लेकिन इनके साथ हमें अतिरिक्त जो उपकरण हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिसमें मुखरक्षक जाली है हमारा मुंह ढांपने के लिए, हमारे ग्लव्स भी हैं, हमारा स्मोकर कहते हैं हम, धुआं कर, वो भी आवश्यक है। फिर इसके अलावा जो है तो हमें कॉम फाउंडेशन शीट बोलते हैं हम, छत्ताधार मौन जो होता है उसकी छत्ताधार जो शीट्स हैं उन्हें हमें फ्रेम्स के ऊपर फिक्स करना होता है, वो भी चाहिए। बी ब्रश होता है जिसे हमें मधुमक्खियां झाड़ते हैं और फ्रेम को साफ करते हैं। तो इस तरह के कई उपकरण हैं, रानी पालन के कुछ उपकरण हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है एक हनी एक्सट्रैक्टर होना भी आवश्यक है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उपकरण है हनी एक्सट्रैक्टर, जो शहद निष्कासन के लिए मशीन होती है, वो फूड ग्रेड की होनी चाहिए या स्टेनलेस स्टील आता है उसकी होनी चाहिए। और शहद का भंडारण कभी भी ऐसे बर्तन में ना करें जिसमें पहले कुछ और सामान रखा हुआ हो, या वो फूड ग्रेड प्लास्टिक ना हो, अथवा स्टेनलेस स्टील का हो तो और भी बेहतर है। तो हमारा जो शहद है उसकी गुणवत्ता भी हमारे उपकरणों के ऊपर निर्भर करेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भेड़ बकरी पालन व्यवसाय से किसान अपनी आय दोगुनी से तिगुनी कर सकते हैं। बस जरूरत है कि इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की। तो जो किसान भाई भेड़ और बकरी पालन किए हैं, वे बरसात के मौसम में उनकी देखरेख किस तरह से करें जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहें और इस व्यवसाय से निरंतर लाभ प्राप्त होता रहे, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ AK वर्मा से। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि बारिश की सीज़न में भेड़ एवं बकरियों का रख रखाव कैसे किया जाए, क्योंकि इस सीज़न में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो अगर किसान भाई हमारे इसके बारे में परिचित होंगे कि कैसे हमें पशुओं की देखभाल करनी है, तो इससे होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। सर्वप्रथम जब बारिश की सीज़न की हम बात करते हैं, इस समय ऐसा वातावरण होता है कि इसमें जीवाणु या विषाणु या परजीवी अपनी संख्या को सामान्यतः बढ़ा लेते हैं और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो वातावरण है वो काफ़ी अनुकूल होता है। तो इसलिए क्या क्या हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। भेड़ व बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कमाएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं दान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ग्वार, मक्का, बाजरा अनाज 57 किलोग्राम एवं खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। भेड़ व बकरियों की वृद्धि विकास के लिए संतुलित आहार खिलाना चाहिए। बारिश की सीज़न में सबसे पहला हमें ध्यान ये रखना होता है, जो पशुओं के लिए हम आवास की व्यवस्था रखते हैं वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो ऊंचाई पर होनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थितियों में वहाँ पर पानी नहीं भरना चाहिए या उसके अंदर हमेशा नमी नहीं रहनी चाहिए। यदि वहाँ पर पानी भरता है या नमी रहती है तो उसकी वजह से वहाँ पर अमोनिया गैस का उत्पादन होता है और ये गैस उनके आँखों के लिए नुकसानदायक होता है, उसमें घाव हो सकते हैं और भी कई समस्याओं को ये बढ़ावा दे सकता है। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में भेड़ एवं बकरियों को बारिश में भीगने नहीं देना चाहिए और इसके लिए उचित आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरी और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं। आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। आवास में प्रति बकरी या भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ और बकरियों को नहीं रखें। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इस सीज़न में भेड़ एवं बकरियों में सामान्यता से देखी जाती हैं। उसमें सबसे पहले ऐसा एक बीमारी है जिसको निमोनिया बोलते हैं। ये बीमारी अगर मौसम में आर्द्रता ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति में जो पशु के श्वसन नलिका में एक जीवाणु पाया जाता है उसकी वजह से ये बीमारी अपना रूप ले लेती है और ऐसे इसके जो लक्षण है उसमें पशु के आँख से, मुंह से और नाक से पानी आने लग जाता है। पशु छींकता भी है और उसके मुंह से कई बार टाइट सा कफ आता है और उससे हाई फीवर भी हो सकता है। तो ये इसके जानने के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण पशुओं में दिखाई दे रहे हैं तो उसे निमोनिया की समस्या हो सकती है। उसके बाद में एक समस्या आती है एंटेरोटॉक्सीमिया की, जो इस सीज़न में पशुओं में अगर वो ज़्यादा हरा चारा खा लेते हैं या प्रोटीन वाले कोई भी ग्रीन फॉडर को खा लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी हो जाती है। इसमें उनका पेट फूल जाता है और जो एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस, वो अपने द्वारा जहर को पशु के शरीर में ज़्यादा मात्रा में पैदा करता है और इसकी वजह से पशु की बहुत जल्दी से मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा एक आफरा की समस्या आती है। जब भी किसी भी सीज़न में, ये सामान्यतः बारिश की सीज़न में आती है, इसमें अगर हम भेड़ या बकरियों को बाहर चराने के लिए ले जाते हैं, उसमें अगर उन्होंने कभी भीगी हरी घास को खा लिया या पेड़ पौधों की पत्तियों को खा लिया तो ऐसी कंडीशन में उनके पेट में गैस बनती है और गैस इतनी
भारी मात्रा में बनती है कि वो फेफड़ों के ऊपर दबाव डालती है और इसकी वजह से पशु सांस नहीं ले पाता और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसके लिए तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम अपने घरेलू इलाज कर सकते हैं, जिसमें 10 ग्राम तारपीन का तेल ले सकते हैं, 2 ग्राम हींग ले सकते हैं और 70 ग्राम अलसी का तेल ले सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर पशु को खिलाने से लगभग आधे घंटे में इस समस्या से राहत मिल जाती है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। एक तरफ देश में कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुटे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जहां एक तरफ पूरा विश्व सिहर उठा है, तो वहीं किसान इस दिनों अपनी खरीफ फसल की तैयारी में लगे हैं। तो खरीफ फसलों की जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संकट में भी नहीं रुकी खेती की रफ्तार। पिछले साल से अधिक हुई बुआई। कोरोना वायरस संकट की वजह से ज्यादातर क्षेत्रों की रफ्तार थम गई है, लेकिन खेती किसानी पिछले साल से भी अधिक तेजी से हो रही है। कोविड-19 संकट की वजह से शहर छोड़कर गांव आए लोग खेती में जुटे हैं। अच्छी बारिश ने बुआई में और तेजी ला दी है। आज की तारीख तक खरीफ फसलों की बुआई के रकबे पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान जहां देश में कुल 94.2 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की बुआई की गई, वहीं चालू साल के दौरान यह क्षेत्रफल बढ़कर 1.313 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। लगभग 40% ज्यादा क्षेत्रफल पर बुआई हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकार के मुताबिक इस साल मानसून अच्छा रहना और श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण खेती के लिए अच्छा संकेत है। यही कोरोना से बिगड़ी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उबारेगा। कोरोना के चलते लोग शहर से गांव की तरफ लौटने के बाद गांव में लोगों की संख्या बढ़ गई है। ये सब लोग खेती और उससे जुड़े कार्यों से अपना काम चला रहे हैं। देश में 1 जून से 16 जुलाई तक 308.4 मिलीमीटर सामान्य बारिश होनी चाहिए, जबकि इस बार 338.3 मिलीमीटर हुई है। करीब 10% अधिक बारिश हुई है। इसका फायदा लेते हुए किसानों ने पिछले साल के 142.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल लगभग 169 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की है, यानी रकबा 18% बढ़ गया है। ये कोरोना काल में भी किसान और देश के लिए अच्छी बात है। पिछले साल दलहन की खेती 61.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में थी और इस साल 81.66 लाख हेक्टेयर में हुई है, यानी रकबे में 32.35% की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि मोटे अनाज की बुआई का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले करीब 150% बढ़कर 19.16 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा है। वहीं तिलहन का रकबा 1.63 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 14.36 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। यही हाल कॉटन, जिसे सफेद सोना कहा जाता है, इसमें भी दिखा। पिछले साल के 18.18 लाख हेक्टेयर से 50% बढ़कर 28.77 लाख हेक्टेयर पहुंचा। कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा के संकट को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। वहीं हमारे देश के किसान कोरोना से लड़ते हुए खेतों में अपना योगदान देकर देश के साथ संकट की घड़ी में खड़े हैं। इसलिए तो कहा जाता है, देश की शान हमारा किसान। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। मौसम सेवा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अजमेर जिले के आसपास के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का प्रयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर खास ध्यान दें। सफेद लट के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत से भुरकाव करके सिंचाई देवें। बाजरा, ज्वार एवं मक्का की फसल जिन क्षेत्रों में 3 से 4 सप्ताह की हो गई है, यहाँ निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देवे तथा वर्षा वाले दिन बाजरा एवं ज्वार में नत्रजन उर्वरक की शेष मात्रा छिड़क देवे। वर्षाकालीन कद्दू वर्गीय फसलें जैसे करेला, खीरा, लौकी, कद्दू, तुरई आदि का बुआई करने का समय है। बीजों को कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें।
ग्वार में सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए थाइमिथोजेम 25 WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। पपीते के पौध की रोपाई करने का ये उचित समय है। गड्ढे में रोपाई के पूर्व 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला देवे। स्वस्थ, ओजस्वी एवं निमेटोड रहित पौधे काम में लेवे। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सुखा कर रखें। रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करावे। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करावे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बलेरा, जिला बाड़मेर के किसान राम प्रसाद ने। आप आम की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राम प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज कृषि चर्चा के अंतर्गत मैं आपको आम में पौधारोपण की जो तकनीक है, पद्धति है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। इस समय जो आप किसान भाई जान रहे हैं कि बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसात की ऋतु है और ये वृक्षारोपण के लिए, चाहे वो बागवानी के लिए हो और भी हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। पौधों का चुनाव और जो किस्मों का चुनाव कैसे करें, वो मुख्य तौर पर दशहरी है, नीलम है, आम्रपाली है, नीलम और दशहरी का मल्लिका क्रॉस है। इसके बाद आपका जो वैरायटी है आपकी अम्बिका है, अरुणिका है, लंगरा है, सुंदरजा है, ऐसी तमाम वैरायटी हैं या प्रजातियां हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ भी चयन करें आप, वहाँ जो नर्सरी हो वो बड़ा रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, तो पौधे स्वस्थ हों, निरोगी हों, कीट पतंगों का उसमें प्रकोप ना हो और दूसरी चीज़ बीमारियों का भी प्रकोप ना हो। और अगर आप प्राइवेट नर्सरी से आप पौधे लेते हैं तो आप पहले आश्वस्त हो जाएं कि इस तरह की हमें सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी जो हम चाह रहे हैं। किसान भाइयों, आम का नया बाग लगाने के लिए भूमि का चयन कर उचित आकार के गड्ढे बनाकर संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, प्रजाति के सेलेक्ट करने के बाद में हम खेत में पौधों को कैसे लगाएं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ ये है कि हम भूमि का चयन कैसे करें। हमें ऐसी जगह भूमि का चुनाव हो जो भूमि उर्वर हो और जिसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो। और जो गड्ढा बनाते हैं वो गड्ढा प्रायः 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा, उस हिसाब से गड्ढा खोद लेते हैं। और गड्ढा खोदने के बाद में उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अब हम उसमें अपनी तरह से मिट्टी तैयार करके भरते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक मैटर जो है या जो कंपोस्ट खाद है, उस खाद को प्रति गड्ढे के हिसाब से 5 से 6 किलो हम खाद लेते हैं। उसके साथ साथ में हमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास का भी मिक्सचर तैयार करके मिलाना चाहिए, जिससे हमें यदि पौधे में और पोषक तत्वों की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी है तो पूर्ति हो जाती है। गड्ढा पूरी तरीके से भरें और इससे हमारा पूरा गड्ढा तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, आम के बाग से अच्छा फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ पौधरोपण तकनीक पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपने प्रजाति का जो चयन किया है उसके हिसाब से पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाएगी। इसका जो ग्रोथ वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, उस प्रजाति के लिए हम पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 मीटर के आसपास रखते हैं। उसके बाद ये जो बरसात का सीज़न होता है तो प्रायः हमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में पानी बरसता रहता है। यदि आवश्यकता महसूस होती है कि पानी नहीं बरस रहा है तो हम 7-8 दिन के अंतर से या 15 दिन के अंतर से कर देते हैं। और उसके बाद अब जो प्रश्न आता है, ये सब होने के बाद में खरपतवार नियंत्रण का अब बात आती है। यदि पौधे के सामने आसपास जब कोई खरपतवार पैदा होता है,
घास होती है तो हम उसे खुरपी से समय समय पर निराई गुड़ाई करते हैं। तो उससे दो लाभ ये होते हैं, एक तो उसमें हमें हवा, जो जड़ों में हवा मिलती है, एयरेशन जिसे कहते हैं, हवा मिलती है जड़ों को, वो मिलती रहती है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। और निराई गुड़ाई से खरपतवारों को हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पौधे की वृद्धि के हिसाब से उसे पूरा जो पोषक तत्व हैं वो मिलते जाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।